हेलो एवरीवन। बीपीएससी ने अभी पिछले महीने 28 जून को एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो बिहार में हेड मास्टर के लिए करवाया गया था। इसका जो पेपर हुआ उसके पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे गए थे और इन्हीं 100 के 100 क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टीआरई 3 या टीआरई 4 देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो जो चूना का पानी होता है इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो ये दूधिया में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो ऑप्शन ए था वो बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें चूने के पानी का तो जो चूना का पानी है ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को कहा जाता है। किसको? जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है इसी का साधारण नाम चूने का पानी होता है और जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। किस चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है और यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी का साधारण नाम दूधिया है। तो अगर आप टीआरई 3 या टीआरई 4 देने जा रहे हैं तो ये इक्वेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो चूने का पानी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? CaOH2। जो दूधिया होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो CaCO3। और ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो ये जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो भूगोल से पूछा गया था और ये कह रहा है कि नदी तथा इसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है वो छांटने को दिया था। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है कि जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदी मानस है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी? तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसकी सहायक नदी है मानस नदी, न कि गोदावरी की, इसलिए जो पहला वाला है ये गलत हो गया। जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसकी सहायक नदी तीस्ता है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो तीस्ता नदी है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। जो जमुना नदी है इसकी सहायक नदी चंबल है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है और जो यमुना है ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी भीमा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात जो ऑप्शन ए है यही सिर्फ और सिर्फ गलत है और ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसलिए जो ऑप्शन ए था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था। ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन दिए हुए हैं? तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है कहाँ पर? तो अगर भारत के संविधान में संशोधन किया जाना है तो वो कहाँ से शुरू किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन सिर्फ और सिर्फ दो जगहों से शुरू किया जा सकता है। या तो आप लोकसभा में बिल ला करके शुरू कर सकते हैं या राज्यसभा में बिल ला करके शुरू कर सकते हैं। विधानमंडलों से इसका संशोधन नहीं हो सकता संविधान में, न ही राष्ट्रपति कर सकता है। इसीलिए कथन 1 और कथन 2 ये दोनों के दोनों सही हैं और 1 और 2 दिया है ऑप्शन सी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था वो मैथ से पूछा गया था और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? आयत की लंबाई निकालने को यहाँ पर दिया था जो कि आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि यह एक आयत है। क्या है? मैंने मान लिया कि यह एक आयत है और इसकी लंबाई मैंने मान लिया कि a है और इसकी चौड़ाई मैंने मान लिया कि b है। अगर इस आयत के परिमाप की बात करें कि इस आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई। ये सूत्र जो है वो आपको अच्छे से पता होंगे। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। तो मैंने यहाँ से मान लिया कि जो परिधि है इसका मान कितना है, तो इसको मैंने मान लिया कि ये जो है वो 5 यक्स है
और चौड़ाई को मैंने मान लिया कि यक्स है। अच्छा, मैंने 5x और x क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर इसका अनुपात दे रखा है, तो अगर कहीं पर भी मुझे अनुपात निकालना पड़ा तो बड़े ही आसानी से निकाल सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको 5x मान लिया परिधि को, और चौड़ाई को यहाँ पर मैंने x मान लिया। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर ये लंबाई पूछ रहा है और परिमाप हमें मिल गया, तो यहाँ से पहले वाले में इसको रख लेंगे इसका मान। तो चलिए देखते हैं परिमाप कितना है। परिमाप कितना? 5x, और यहाँ पर 2 कोष्टक में a, यहाँ पर चौड़ाई भी निकाल सके हम लोग, निकाल लिए हैं, मान लिए हैं, तो चौड़ाई कितना है? x मान लिया है। तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई x बराबर में 5x हो गया। यहाँ से सॉल्व करिए, 5x बराबर में ये हुआ 2a प्लस 2x हुआ। यहाँ से 2a का मान निकालेंगे तो यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हुआ 3x। a का मान कितना हुआ? तो a का मान हो गया, यहाँ से a का मान हो गया 3/2x, अर्थात a का मान कितना हुआ? 1.5x। कितना हुआ? 1.5x हो गया यहाँ से। और ये लंबाई पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग मान रख देंगे यहाँ ला करके। तो यहाँ से क्षेत्रफल दिया है, कितना क्षेत्रफल दे रखा है? तो क्षेत्रफल इसने दिया है 216। कितना? 216। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणते चौड़ाई। हमें लंबाई का भी मान पता है और चौड़ाई का भी मान पता है, तो यहाँ से रख देंगे a का मान 1.5x, b का मान x बराबर में 216। यहाँ से करेंगे ये x² हुआ, ये हुआ 216/1.5, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, इसको 5 से काटेंगे, ये हुआ 2, इसको 5 से काटेंगे तो ये हुआ 3, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 सत्ता 21, 3 दूना के 6, कितना हुआ? 72 हुआ। गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 2 सत्ता 14, अर्थात x² का मान कितना हो गया? 144। तो x का मान कितना हुआ? x का मान हुआ या तो प्लस या तो माइनस 12। क्या होगा? प्लस माइनस 12 होगा। तो अगर यहाँ पर लंबाई की बात हो रही है इसलिए माइनस तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका मान कितना हुआ? प्लस 12 हुआ। और प्लस 12 इसमें कहीं पर भी मान नहीं दिया है कि इसकी लंबाई 12 है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन दिया था वो ये कह रहा है कि बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो बंगाल वाले क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसने 1793 ईस्वी में क्या किया कि इसने जो है वो कर के लिए एक नियम लेकर के आया, और इस नियम में प्रावधान इसने क्या किया कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसकी जो भूमि है, खेती योग्य जो भूमि है, उसका मालिक जो है वो इसने जमींदारों को बना दिया। किसको? तो उस क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग थे, जो राजकुदार थे, उन लोगों को इसका मालिक बना दिया, और जो काम करने वाले जो कृषक लोग थे उनको जो है वो इसमें कामगार बना दिया। और इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन जमींदारों से कहा कि तुम लोग जो है वो इन किसानों से खेती करवाओगे और इनसे टैक्स वसूल करके जो है ला करके तुम लोग हमें दोगे, और यही प्रणाली जो है वो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कहाई। और चूंकि इसमें जमींदारों का मेन रोल था, इसीलिए इस कर व्यवस्था को जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है, जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो आज के समय का जो पटना है वो उस समय का पाटलिपुत्र हुआ करता था, और यहाँ पर बौद्धों की तीसरी संगति जो है वो आयोजित हुई थी, इसीलिए जो ऑप्शन ए था वो बिल्कुल सही होगा। अगर इस तीसरी बौद्ध संगति की बात करें हम लोग कि ये आयोजित कब हुई थी, तो ये जो है वो लगभग 250 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। कब? लगभग 250 ईसा पूर्व में। और इसका आयोजन किसने करवाया? तो इसका आयोजन जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। जो सम्राट अशोक था मौर्य वंश का, इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगति की अगर हम लोग बात करें तो जो दूसरी बौद्ध संगति है ये कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पर? ये हुई थी वैशाली में। और इसका आयोजन किसने करवाया? तो इसका आयोजन जो है वो सबकामी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो सबकामी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। और ये कब हुआ था, किस समयावधि में हुआ था? तो ये हुआ था आज से ये जो है वो लगभग 386 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 386 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद अगर चौथी बौद्ध संगति की बात करें हम लोग कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कहाँ पर हुई थी?
तो ये हुई थी कुंडलग्राम में। कहाँ पर? कुंडलग्राम में हुई थी। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कश्मीर में। कहाँ पर? तो ये जो है वो कश्मीर में पड़ता है कुंडलग्राम, और यहीं पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और इसको आयोजित किसने करवाया था? तो इसका आयोजन जो है वो कनिष्क के समय में करवाया गया था। किसके समय में? कनिष्क के समय में इसका आयोजन करवाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात करें कि जो पहली वाली बौद्ध संगति है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जो है वो राजगृह में हुआ था। कहाँ पर? राजगृह में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में करवाया गया? किसने आयोजित करवाया था इसको? तो इसको जो है वो महाकश्यप ने आयोजित करवाया था। किसने? तो जो महाकश्यप हैं इनके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। और ये कब हुआ? तो ये जो है वो 486 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 486 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको चारों की चारों जो बौद्ध संगतियाँ हैं इसको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप TRE 3 और TRE 4 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन था ये कह रहा है कि मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ से विद्रोह किया था? तो जो मंगल पांडे हैं इन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से 1857 की क्रांति के समय में विद्रोह किया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मंगल पांडे हैं इन्होंने क्या किया कि बैरकपुर में 29 मार्च 1857 ईस्वी के दिन 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मार करके हत्या कर दी। और कौन कौन थे? तो एक था ह्यूसन। कौन था? एक था ह्यूसन और एक था बाऊ। इन दोनों लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी। और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हो गई थी। इसके बाद जो ऑप्शन ए में दिया है झांसी, यहाँ से किसने विद्रोह शुरू किया था? तो यहाँ से झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनके द्वारा यहाँ से विद्रोह किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि लखनऊ से किसने विद्रोह किया था, तो लखनऊ से जो बेगम हजरत महल हैं, इन्होंने यहाँ से विद्रोह किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है ये जो है वो मैथ से पूछा गया था। और इसमें क्या दिया है कि इसमें एक श्रेणी दिया है और इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे 10वां पद? चलिए देख लेते हैं। तो ये श्रेणी कौन सी है? तो ये श्रेणी में दिया है 7, 14, 28, ऐसे ऐसे करके ये अंत तक जा रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो 7 2 गुना किया 14 हुआ, फिर 2 गुना किया 28 हुआ। ऐसे ही कर करके ये श्रेणी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसी जो श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वो गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। जब गुणा करके या भाग करके श्रेणी आगे बढ़ रही होती है तो ऐसी श्रेणी में अगर n वां पद हमें ज्ञात करना होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है? a(r⁻n-1). ए क्या है? तो ए प्रथम पद, r का मतलब सर्वांतर और n का मतलब क्या हुआ? तो पद। तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद क्या है? 7, अर्थात a का मान कितना हुआ? 7। सर्वांतर r का मतलब क्या होगा? r का मान क्या होगा? तो आप यहाँ से 14 में जो है वो 7 से भाग दे दीजिए, कितना हुआ? 2, अर्थात r का मान कितना मिला? 2। और पद कौन सा ज्ञात करना है? 10वां, अर्थात n का मान कितना हुआ? 10। तो यहाँ से a, r और n का मान रख लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर मान रखिए ये a का मान कितना है? 7, r का मान कितना है? 2, n का मान कितना है? 10 माइनस का 1, ये कितना हुआ? 7 गुना 2 की पावर 9। यहाँ से आप गुणा करिए इसको। जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ से गुणा करिए, 2 दूना के 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितने हो गए? 6, 64, 6, 3 9, 2 दूना के 4 दूना के 8 और ये हुआ 7। यहाँ से इसको आप गुणा करिए फिर से, यहाँ से फिर से गुणा करिए। 8 8 चौका 32, 3 8 छक 48 और 3 51, 512। 7 से गुणा करिए, 7 दूना के 14, 1 7 1 7 1 8, 7 5 35, 3584 होगा। कितना मान होगा इसका? 10वां जो पद है 3584 होगा। और ऑप्शन ए में दिया है 3584, इसीलिए जो ऑप्शन ए था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन दिया था वो करंट से था। और ये क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है? तो जो फास्ट ट्रैक होता है, विशेष अदालत जो होती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक इसका जो है वो विस्तार दे दिया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो है वो करेंट का क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन था वो ये दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है। तो ये जो तत्व दिए गए हैं इनमें से पोटेशियम जो है वो बड़े ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है पोटेशियम के साथ में? तो चलिए देखते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि कोई भी परमाणु जो होता है, कोई भी परमाणु जो है उसकी संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि उसके बीच में एक सेंटर होता है जिसमें कि प्रोटॉन भरे होते हैं और इसके चारों तरफ जो है वो बहुत सारी कक्षाएं होती हैं KLMN, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या करते हैं? तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और इनमें इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। जैसे कि जो सबसे नज़दीक वाला कक्षा होता है K, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो दूसरा वाला है इसमें पहले वाले में 2 हो सकते हैं, दूसरे वाले में 8 हो सकते हैं, तीसरे वाले में भी 8 हो सकते हैं, चौथे वाले में 18 हो सकते हैं, पाँचवें वाले में 18 हो सकते हैं। ऐसे ऐसे करके जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है। और जो इलेक्ट्रॉन केंद्र से जितना ज़्यादा दूर होता है उसका आयनन ऊर्जा जो है वो उतना ही कम होता है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि वो जो है वो एक्टिव रहते हैं कि ये जब चाहे वो छोड़ करके भाग जाते हैं ऐसे तत्वों को। और ये विशेष तौर पर जब ये अलग मतलब कि सिंगल होते हैं, एक की संख्या में होते हैं, तो ये और एक्टिव होते हैं कि इस तत्व को छोड़ करके बाहर निकल जाएं। और कुछ ऐसा जो है वो पोटेशियम के साथ भी होता है, क्योंकि जो पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक आप विन्यास करेंगे तो ये होगा 2 8 8, कितना हुआ? 8 8 16 और 2 18 1, 2 8 8 और 1 हुआ। मतलब कि इसका जो सबसे दूर वाला कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका आयनन ऊर्जा भी कम होगा और अकेले भी है, इसीलिए ये जो है वो जल्दी से अपनी कक्षा छोड़ करके इस तत्व को छोड़ करके भाग जाएगा। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इनमें से इसके बाद कौन सा ऐसा तत्व है जो कि इससे थोड़ा सा कम जो है वो एक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में, तो वो है सोडियम। कौन सा है? सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हुआ 2 8 1, 8 और 10 2 10 और 1 11। मतलब आखिरी कक्षा में भी इसके 1 हैं, इसीलिए ये भी क्या होगा? ये भी एक्टिव होगा निकलने के लिए यहाँ से। उसके बाद अगर मैग्नीशियम की हम लोग बात करें तो जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये क्या होगा? 2 8 2 2 8 2, ये कितना हो गया? 12 हो गया। इसका जो बाहरी कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कम रिएक्टिव होगा यहाँ से निकलने के लिए। उसके बाद जो कैल्शियम है इसकी भी बात कर लेते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये क्या होगा? 2 8 8 8 8 16 और 2 18 और 2 20। इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। मतलब कि ये भी निकलना नहीं चाहेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे एक्टिव कौन है? पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन था वो मैथ से पूछा गया था और ये कह रहा है कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनखंड जो है वो 24 है। कितना है? 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या का मान क्या होगा वो पूछा है इसने। तो इसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैंने मान लिया कि जो बड़ी संख्या है उसको मैंने मान लिया कि a है, जो छोटी संख्या है उसको मैंने मान लिया कि b है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 2 है, अर्थात a माइनस b का मान 2 है। कितना? 2 है। तो यहाँ से फिर से मैंने मान लिया कि जो a है इसको मैंने मान लिया कि x प्लस 2 है, जो b है इसको मैंने मान लिया कि x है। अच्छा, ऐसा मैंने इसको क्यों माना कि x प्लस 2 है और x है? क्योंकि मुझे आंसर जो है इसका रिजल्ट 2 चाहिए था, इसीलिए मैंने a को x प्लस 2 मान लिया और b को x मान लिया। यहाँ से आप दोनों को घटाइए तो आपको 2 यहाँ से मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको मान लिया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है? 24 है। तो आपको एक फार्मूला अच्छे से पता होगा कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक
इन दोनों का गुणनफल जो है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से फार्मूला पता होगा और इसी में इसका मान रख लेते हैं हम आप लोग। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 24। ए का मान कितना माना मैंने x + 2। बी का मान कितना माना, बी का मान मान लिया है मैंने कितना, बी का मान मिल लिया है x। यहाँ से गुणा करिए x² + 2x बराबर में 24 हुआ। यहाँ से इसको आप सॉल्व करिए, इधर लेकर के आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 24 बराबर में 0 हो जाएगा। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करिए 6 चौका 24, 6 हुआ और ये हुआ 4। माइनस लाना है तो इसको क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस, गुणा करेंगे 6 चौका 24 माइनस का 24 हो गया। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब कि बिल्कुल सही है। यहाँ से x का मान निकालिए, x का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो कितना क्या हो गया, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, और ये क्या है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। अर्थात x का मान क्या निकल करके आ गया 4। छोटी संख्या कौन सी हो गई, छोटी संख्या कितनी हो गई 4। बड़ी संख्या क्या होगी तो 4 + 2 कितना, 4 + 2 बराबर में 6। और ऑप्शन डी में दिया है 6, इसलिए जो ऑप्शन डी था ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो कि बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा जो है वो सड़ाए गलाए नहीं जा सकते, ऐसे पदार्थों को जो है वो अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। तो जो ऑप्शन ए में दिया है कागज़, क्या कागज़ को बैक्टीरिया के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, क्या कागज़ जो है वो सड़ गल सकता है, बिल्कुल सड़ गल सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी खाद दिया है, खाद का मतलब ही क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको जो है वो सड़ा गला करके जो बनती है उसी को खाद कहते हैं। इसका मतलब कि ये तो खुद ही सड़ा गला है, मतलब कि ये तो जैविक पदार्थ ही है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है सूती कपड़ा, क्या सूती का जो कपड़ा होता है वो सड़ गल सकता है बैक्टीरिया फंगस के माध्यम से, बिल्कुल सड़ गल सकता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन डी में दिया है DDT, ये थोड़ा सा दिक्कत करने वाला ऑप्शन था क्योंकि इसने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है DDT, और जो DDT होता है इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जो है एक कीटनाशक होता है जो कि बैक्टीरिया को खुद ही मार देता है। तो क्या कैसे इसको बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा, इसीलिए जो DDT है ये एक अजैविक निम्न पदार्थ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन दिया था वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये जो 4 नाम दिए गए हैं इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिना मुख्यमंत्री बने ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए थे, वो कौन हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले में दिया है मोरारजी देसाई। तो जो मोरारजी देसाई हैं ये पहले बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके थे, बम्बई के, उसके बाद ये फिर प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए जो पहला वाला है ये तो सही नहीं हो सकता। जो दूसरा में दिया है चौधरी चरण सिंह, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर ये प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए दूसरा वाला भी सही नहीं हो सकता। जो बीपी सिंह हैं ये भी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने, इसलिए तीसरा वाला भी सही नहीं है। जो चंद्रशेखर हैं ये यूपी के तो थे, लेकिन ये यूपी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बने या किसी भी राज्य में ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये सीधे तौर पर जो है वो प्रधानमंत्री बन गए थे, इसलिए 4 वाला जो है वो सही होगा। और केवल 4 दिया है ऑप्शन सी में, ये बिल्कुल जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो चंद्रशेखर हैं ये प्रधानमंत्री कब बने थे, तो ये प्रधानमंत्री बने थे 10 नवंबर 1990 ईस्वी को। कब, 10 नवंबर 1990 ईस्वी को प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर, और ये यूपी के बलिया ज़िले से ये बिलोंग करते हैं चंद्रशेखर, और ये सिर्फ और सिर्फ 8 माह के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और इनको प्रधानमंत्री किस पार्टी के सपोर्ट से बनाया गया था, तो ये जो बीजेपी के सपोर्ट से इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का।
इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान संघीय है। अर्थात जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा तथ्य जो है वो प्रूफ करता है कि भारत का संविधान संघीय है। तो भारत का संविधान संघीय है, इससे क्या तात्पर्य है? तो संघीय से तात्पर्य ये होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो कई स्तरों पर बटी होती हैं। इसी स्ट्रक्चर को जो है वो परिसंघ कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना परिसंघ की पहचान है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शक्ति के विभाजन की तो कोई बात ही नहीं की गई है। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस वाक्य से हमें शक्तियों के विभाजन का कोई भी पता नहीं चलता। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण परिसंघ कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों के वितरण की बात की जा रही है केंद्र और राज्य के बीच में, और परिसंघीय का मतलब ही होता है शक्तियों का वितरण। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि संविधान लिखित और अनम्य है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारा संविधान लिखित है लेकिन अनम्य नहीं है। ये जो है वो बीच बीच का है, न नम्य ही है और न ही अनम्य है। लेकिन इसमें भी शक्तियों का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है विभाजन का। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये भी सही नहीं हो सकता। अर्थात जो ऑप्शन सी था ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन था ये रीजनिंग से दिया गया है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि Q का मतलब जोड़ना है, J का मतलब गुणा करना है, T का मतलब घटाना है और K का मतलब जो है वो भाग देना है। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान जो है आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो K का मान रख लीजिए यहाँ पर, K का मान भाग कर दीजिए, Q का मान जोड़ है, J का मान क्या है? गुणा है, T का मान क्या है? T का मान जो है वो घटाना है। भाग करिए, ये हुआ 15 प्लस यहाँ से गुणा करिए 36 18 माइनस का 5 जोड़िए, ये कितना हुआ? इसमें से घटाइए, ये हुआ 10, 10 में 18 जोड़ेंगे, ये क्या हुआ? 28। और 28 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन दिया था वो ये था कि ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ से कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन ए में दिया है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है? तो उत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि जिसका कि उल्टा और सीधा दोनों का सोनू जो है वो समान हो, उसी को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जो जल है, अगर इसको आप ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये जो है वो बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन फिर जब आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। मतलब कि इधर से भी वही चीज़, इधर से भी वही चीज़, इसीलिए यह कैसी अभिक्रिया हुई? तो ये जो है वो उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया हुई। कैसी? उत्क्रमणीय हुई। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो ये जो अधिकार होता है अध्यक्ष का कि वो किसी को भी रोक सकता है और किसी को भी बोलने दे सकता है, इस अधिकार को जो है वो यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। हिंदी में इसे बैठ जाना कहा जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी में दिया था ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले भी देख रखा था कहीं पर, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, जब मैं बीपीएससी के लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा था, पीडीएफ ढूंढ रहा था। यहाँ पर आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि ये बुक है संविधान तथा राज्य व्यवस्था 4200 वाली। इसी का ये देखिए 1498 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसी को एग्जामिनर बिल्कुल सीधे सीधे उठा करके और इसमें डाल दिया है। बस क्वेश्चन को क्या किया है कि जो ऑप्शन है उसको आगे पीछे किया है और बिल्कुल सारा का सारा सेम चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बैठ जाना जो है वो यील्डिंग द फ्लोर, ये भी ऑप्शन में दिया है।
और क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रश्न और बैठ जाना, और सारे के सारे आपको ऑप्शन में भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंतर प्रश्न, पक्ष त्याग, मर्यादा और बैठ जाना। तो आप देख रहे हैं एग्जामिनर सीधा का सीधा क्वेश्चन उठाया और यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है। जो तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार हैं, इसका क्या तात्पर्य हुआ। तो हमारा जो विश्व है, विश्व की अर्थव्यवस्था है और जो समाज है, इसमें तकनीकी, विज्ञान और डिजिटलीकरण के माध्यम से सुधार लाना, इसी को जो है वो तीसरी पीढ़ी का औद्योगिक सुधार कहा जाता है। और इसमें क्या क्या शामिल है इन ऑप्शनों में से, वो हमें छांटना है। चलिए देखते हैं। जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है ई बिल प्रोजेक्ट। तो जो ई बिल प्रोजेक्ट है क्या इसमें शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा, क्योंकि ई बिल जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, तो यह एक डिजिटलीकरण है। डिजिटल के माध्यम से जो है वो बिल को पे किया जा रहा है, इसलिए ये जो है वो इसमें शामिल होगा। अर्थात जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है स्किल डेवलपमेंट, स्किल विकास। क्या स्किल विकास इसमें शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा, क्योंकि आप किसी को स्किल दे करके इस जो अर्थव्यवस्था है, जो समाज है, उसमें सुधार करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है मेक इन इंडिया। तो क्या मेक इन इंडिया भी इसमें शामिल है? हाँ, बिल्कुल शामिल है, क्योंकि ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है भारत का, इसमें क्या है कि बाहर की जो कंपनियां हैं उनको निमंत्रित किया जाता है कि आइए आप आ करके अपना सामान का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ भारत में करवाइए, ला करके यहाँ पर आप बनवाइए। तो ये भी किस में शामिल है? तो ये भी जो है वो औद्योगिक सुधारों में शामिल है। इसीलिए सारे के सारे ए बी सी तीनों शामिल हैं। इसीलिए उपयुक्त में से सभी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन हमें ज्ञात करना है। बड़े ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि समय 2 वर्ष का दिया गया है। कितना? 2 वर्ष का इसमें समय दिया गया है। और दर कितना है? तो दर दिया गया है 4% का। कितने परसेंट का? 4% का। अगर 4% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 और 4 8% की दर हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 4% की दर से 2 वर्ष के लिए निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना परसेंट होगा? तो ये हो जाएगा 4 और 4 8.1.6, 4 चौका 16% हो जाएगा ये। और ये कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। तो यहाँ से आप परसेंटेज अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर कितना है? तो 0.16%। और ये कह रहा है कि इसका जो अंतर है वो एक्चुअल में कितना है? 1 का है। कितने का है? 1 रुपये का है। अर्थात 0.16% जो है वो कितने के बराबर है? तो 1 रुपये के ये बराबर है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसको 100% का यहाँ से मान निकालिए तो ये क्या हो जाएगा? अगर 1% का मान निकालें तो ये हो जाएगा 1/16, और ये दशमलव अगर यहाँ से हमें हटाना होगा ऊपर जो है वो 2 जीरो हमें बढ़ा देने होंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें निकालना है 100% का मान, तभी तो हमारा मूलधन निकलेगा। तो यहाँ से हम इधर 100 से गुणा कर देंगे, फिर इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। 4 से काटिए, 4 बचाइए, ये हुआ 25, फिर 4 से इसको काटिए, ये 25 हुआ। 25 में 25 का गुणा करेंगे, ये कितना हुआ? 625। और 625 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये कह रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? तो 2 आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसको कूलाम के नियम से प्रतिपादित किया जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर कूलाम के नियम की बात करें तो जो कूलाम का नियम है ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर ये Q1 और Q2 ये 2 आवेश हैं
और इनके बीच में जो है वो r दूरी है। तो ये कूलाम का नियम कहता है कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। और यही कहता है कि ये जो बल है और ये जो बल है वो इनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा और इन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है बल। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कह रहा है कि भारत में 2001 से लेकर के 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। अर्थात 2011 वाली जो जनगणना हुई थी इसमें महिला वृद्धि दर को क्या बताया गया था 2001 से 2011 के बीच में। तो इसमें महिलाओं की जनसंख्या में 18.12% की वृद्धि बताई गई थी। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, हम लोग बात करें कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी। तो पुरुषों की संख्या में 17.19% की वृद्धि हुई थी। कितने की? 19% की वृद्धि हुई थी। और अगर हम लोग बात करें कि पुरुष और स्त्री दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो कितने परसेंट के पॉपुलेशन की वृद्धि हुई थी भारत में 2001 से 2011 के बीच में। तो अगर दोनों को मिला करके आप देखेंगे तो 17.64% की वृद्धि जो है वो मिला करके देखने को मिली थी। इन तीनों आंकड़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा अगर आपको एग्ज़ाम देना है TRE 3 और TRE 4 का। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कह रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उसमें जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय दिया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो सरकार बनी थी 1946 ईस्वी में, ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी। तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये अंतरिम सरकार बनाई गई थी 1946 ईस्वी में। और इसमें वित्त मंत्री किसे बनाया गया। तो इसमें वित्त मंत्री लियाकत अली खान को बनाया गया था। किसे? तो जो लियाकत अली खान हैं इनको इसमें वित्त मंत्री बनाया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक दल की कौन सी जहाज़ ओमान की 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 ईस्वी को भेजा गया था। तो ये करंट का सवाल है। ये कह रहा है कौन सा जहाज़ है जिसे कि ओमान भेजा गया था। तो ओमान भेजा गया था सजग को। जो सजग है इसको ओमान भेजा गया था 29 नवंबर 2023 ईस्वी को। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कह रहा है कि स्टार का मान क्या होगा यदि ये जो संख्या है ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। अगर ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा वही ज्ञात करना था। इसको कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अगर अंकों को भी जोड़ करके 9 से भाग दिया जाए तो वो भी जो है वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो यहाँ से जोड़िए आप, 9 है, 9 से 9 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहा। 8 और 5 13 हुआ, 9 से भाग देंगे कितना बचा? 4 बचा। 8 और 4 12 हुआ, 9 से भाग देंगे कितना बचा? 3। 6 3 और 9, 9 से भाग देंगे 0 बचा। और ये कितना बचा? 5 बचा। 5 और कितना बचा? और ये हमारा स्टार बचा। मतलब कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या हम लोग जोड़ दें ताकि ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या है? तो वो है 4। अगर 4 जोड़ेंगे तो ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और ऐसी कोई संख्या एक अंक की है नहीं जिसको कि जोड़े और ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। और 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। कौन सी जोड़ी सही नहीं है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या ये जोड़ी सही है इंडिया विंस फ्रीडम और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया था। इसीलिए ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक। तो क्या हिंद स्वराज का बाल गंगाधर तिलक से संबंध है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हिंद स्वराज पुस्तक है
इसको बाल गंगाधर तिलक ने नहीं बल्कि इसको जो है वो महात्मा गांधी ने लिखा था। इसका संबंध बाल गंगाधर तिलक से नहीं है। और ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये तो सही हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, इसीलिए ऑप्शन जो है सी है ये भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो ये भी जोड़ा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है इसको लाला लाजपत राय जी ने ही लिखा था, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये भी सही नहीं हो सकता। मतलब कि जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो 27 नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कितनी बार? 2 बार चुने गए थे, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये कब कब बने थे? तो ये बने थे 1938 ईस्वी में, जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1939 ईस्वी में बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये अधिवेशन जो है वो त्रिपुरी में हुआ था। इन दोनों जगहों पर जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने अध्यक्षता की थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है। तो तार का जो प्रतिरोध R होता है ये क्या होता है? तो ये जो है वोल्ट के समानुपाती होता है और धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए जो ऑप्शन डी में दिया है R बराबर V/A ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठनों की सूची में शामिल किया गया है। जो छूट प्राप्त संगठन है इसी में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी अब शामिल कर लिया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये सूचना का अधिकार कानून क्या है? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में बना था कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे तो सरकार से उसके कामकाज के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकता है। यही कानून बना था 2005 ईस्वी में, जिसको कि सूचना का अधिकार कानून कहा गया। और इसके अंतर्गत कुछ संगठनों को छूट दी गई थी कि आप चाहें तो दें, आप जो है वो अपनी सूचना जो है वो इस कानून के तहत देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो है वो राष्ट्रहित के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में जो सेना है, जो खुफिया एजेंसी है, जो संगठन हैं, कुछ खास संगठन हैं, इनकी अगर सूचना लीक होती है तो देश के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए इनको जो है वो छूट प्राप्त संगठन के अंतर्गत रखा गया और इसी में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी रखा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर में है। कहाँ पर है? मुंगेर में है। कितना है? तो ये है 876। कितना है? 876 है लिंगानुपात मुंगेर में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? तो लिंगानुपात का मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर अगर 1000 पुरुष रह रहे हैं तो उसमें कितनी महिलाएं रहती हैं, इसी को जो है वो उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहा जाता है। तो अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में अगर किसी क्षेत्र में 1000 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर 876 महिलाएं रह रही हैं। कितनी? 876 महिलाएं हैं। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो बिहार के गोपालगंज जिले में है। किस में है? तो जो बिहार का गोपालगंज जिला है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और कितना है? तो यहाँ पर जो है वो 1021 है। कितना है? 1021 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 31 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। कौन सा अपरिमेय नहीं है वो हमें छांटना है। तो अच्छा, अपरिमेय क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हीं संख्याओं को जो है वो अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें कि p/q के रूप में लिखा जाए उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है
3 प्लस रूट में 7 और 3 माइनस रूट में 7। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या है, a प्लस बी है और ये है a माइनस बी। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना हुआ 9, माइनस 7 रूट में 7 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हुआ 7, मतलब कि ये कितना आया 2। क्या 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं हर में, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कि ये कैसी संख्या हो गई, तो ये जो है वो परिमेय संख्या हो गई, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है 3 माइनस रूट में 7। क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? तो यहाँ पर जो रूट में 7 है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान होता है 2.64। इसके बाद ऐसे 5, ऐसे करते करते जो है वो अनंत तक जाता है, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर इसमें हम लोग इस संख्या से, अगर 3 से इस संख्या को हम लोग घटाएंगे तो क्या ये जो संख्या मिलेगी हमें, क्या ये भी संख्या ऐसे ही मिलेगी जो कि ख़त्म नहीं होगी? बिल्कुल सही है, ऐसे ही संख्या मिलेगी। मतलब कि ये अपरिमेय संख्या जो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और ये पूछ रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। ठीक वैसे ही 3 रूट में 7 दिया है, क्या इस संख्या का हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो क्या संख्या ऐसे ही मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर इस संख्या में 3 जोड़ेंगे तो क्या ऐसी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये भी सही नहीं हो सकता। मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये कह रहा है कि किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी गई थी? तो 100% ग्रीन फ्यूल का यूज़ करके पहली बार की उड़ान कहाँ पर भरा गया था? तो ये जो है वो लंदन से भरा गया था। लंदन का जो हाथन एयरपोर्ट है यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए भरा गया था। नहीं, न्यूयॉर्क का जो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है इसके लिए ये उड़ान जो है वो 2023 ईस्वी में पहली बार की गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा और ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से किसका खुलासा किया है? तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट का है और ये पूछ रहा है कि जो अंतर रिपोर्ट आई थी 2023 में इसमें क्या बताया गया। तो इसमें बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है, यही जो है वो इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो कमरे की ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो है पारा। कौन सा है? पारा, जिसे कि Hg से डिनोट किया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। आपने देखा होगा जो डॉक्टरों के पास थर्मामीटर होता है या जो रक्तचाप मापने वाला होता है उसी में जो ऊपर नीचे होता रहता है ना, वही है पारा। क्या है? वही है पारा, जो कि कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 35 है ये रीजनिंग से दिया गया था और इसमें क्या दिया गया है कि एक समान शब्द को चुनिए। यहाँ पर 3 शहरों के नाम दिए गए हैं, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर। इन तीनों का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे है वो हमें छांटना है। तो अगर हम लोग बात करें इन शहरों की, तो इनको अगर आप मैप पे देखेंगे तो कलकत्ता जो है वो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा, हुगली नदी के किनारे। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंगलोर की बात करें तो मंगलोर जो है कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो तीनों के तीनों शहर हैं, ये तीनों के तीनों जो शहर हैं वो बंदरगाह वाले शहर हैं। किसके? कैसे? तो ये जो है वो बंदरगाह वाले शहर हैं, मतलब कि इन तीनों शहरों के पास अपने अपने बंदरगाह हैं। तो ऐसे इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके पास अपना खुद का बंदरगाह है? तो जयपुर के पास कोई बंदरगाह नहीं है, कानपुर के पास कोई भी नहीं है, कोचीन के पास में है। किसके पास? कोचीन के पास में है, दिल्ली के पास में भी नहीं है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है कोचीन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36 है ये कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई वो छांटना है। चलिए देखते हैं। जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है स्वराज पार्टी की स्थापना।
तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये हुई थी 1923 ईस्वी में। करा किसने था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जो ऑप्शन सी है इसमें दिया है काकोरी ट्रेन लूट। तो जो काकोरी ट्रेन लूट की घटना है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त को। कब हुई? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। कहाँ पर? तो ये हुई थी यूपी में। उसके बाद जो ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन, ये कब चला था? तो ये चला था 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। तो अगर आप इनके डेट देखें इनमें से, तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद कौन सा हुआ? उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद कौन सा? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद कौन सा हुआ? काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इसीलिए जो ऑप्शन ए है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये इन चारों ऑप्शनों में से सबसे पहले हुआ। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक बंधु ने पिछली वाली वीडियो में कमेंट किया था कि जो वन लाइनर आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनका लेवल जो है वो बहुत ही कम है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो उनको बता दूं कि आपको भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने खुद नहीं बनाए थे वन लाइनर, मैंने इन्हीं सारे क्वेश्चनों को मिला करके बनाया था। जिसे आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको कितने 4 पॉइंट मिले। इसमें मिला जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी को। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब चला था? ये चला था 1920 से 1922 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से 4 पॉइंट 5 पॉइंट तैयार हुए, मतलब कि यहाँ से वन लाइनर 5 क्वेश्चन तैयार हुए। और आप इसको अलग अलग देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो बीपीएससी में पूछे नहीं जाते हैं, सही बात है, लेकिन वास्तव में उन्हीं सारे पॉइंटों को मिला करके यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 37 है ये कह रहा है कि 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो रास महोत्सव है इसका आयोजन जो है वो माजुली द्वीप पर किया गया, असम में। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो माजुली द्वीप है यहाँ पर और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आपने सुना होगा बहुत ही फेमस उत्सव है माजुली उत्सव। और ये जो माजुली उत्सव है वो भी इसी माजुली द्वीप पर बनाया जाता है, असम में। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है जो कि असम राज्य में पड़ता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है? अर्थात 2022-23 का जो केंद्र सरकार का बजट आया था जिसमें कि 4 स्तंभ बताए गए थे, उनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था वो हमें छांटना है। तो जो 4 स्तंभ बताए गए थे उसमें से उत्पादकता को एक स्तंभ बताया गया था, पीएम गति शक्ति योजना को एक स्तंभ बताया गया था, और जलवायु को एक स्तंभ बताया गया था। और इसके अलावा जो चौथा था वो था समेकित विकास का। क्या था? चौथा था समेकित विकास का। समेकित विकास जो है वो चौथा स्तंभ इसमें बताया गया था। आयकर दर के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है आयकर की दरों में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उसमें शामिल नहीं था चारों स्तंभों में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 था वो मैथ से दिया गया था। और ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि एक आदमी की औसत गति क्या है यदि वो 1/2 समय 40 किमी प्रति घंटे की गति से, 1/3 समय 50 किमी प्रति घंटे की गति से और शेष समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो उस व्यक्ति की औसत गति क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो बड़े ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने, मैंने मान लिया कि वो जो व्यक्ति है उसने कुल 6 घंटे की यात्रा की। कितने घंटे की? 6 घंटे की यात्रा की। अच्छा, मैंने 6 घंटे यहाँ पर क्यों माना? मैंने 6 घंटे इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर समय आप देख रहे हैं 1/2 दिया है और 1/3 दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर गुणा भाग करना पड़ जाएगा 1/2 और 1/3 से। इसीलिए मैंने 6 माना ताकि इससे आसानी से कट जाए, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाए मेरे लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 समय जो है वो 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो 1/2 समय, तो यहाँ से 6 का 1/2 अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा? 6 का 1/2 करेंगे तो ये कितना हो गया? 3 घंटा हुआ। मतलब कि 3 घंटा जो है वो 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है। वो अगर 3 घंटा 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा?
तो ये दूरी तय कर लेगा 120 किलोमीटर, 4×3=12, 120 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि 1/3 समय जो है वो 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो ये जो समय है इसका अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 घंटा। कितना, 2 घंटा होगा। और ये कह रहा है कि 2 घंटा जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। कितने, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 100 किलोमीटर जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो शेष समय है इसमें जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो शेष समय कितना बचा, 3 घंटा इधर चल लिया, 2 घंटा इधर चल लिया, 5 घंटा हो गया। शेष समय बचा इसका 1 घंटा। कितना बचा, 1 घंटा। और 1 घंटा इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला था। तो 1 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी, 60 किलोमीटर की। अब उसने कितनी दूरी तय कर ली है, तो 120, 100, 220, 60, 280, कितना हुआ, 280 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली है। और ये पूछ रहा है कि औसत गति क्या होगी। तो औसत गति क्या होती है, तो कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। दूरी कितनी हो गई, 280, समय कितना, 6 घंटे। यहाँ से इसको काटेंगे तो 6×4=24, कितना बचा, 4, 0 हुआ 40, 6×6=36, कितना बचा, 4 बचा। आगे कुछ नहीं है, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, 0 बढ़ाएंगे, 6×36, 6×36, मतलब कि 46.66 इसकी किलोमीटर पर सेकेंड इसकी औसत गति होनी चाहिए। और 46.66 किलोमीटर पर घंटा जो है वो सी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 40 है ये कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है। तो तेजाब के संबंध में सेफ्टी नोटिस जो जारी की गई है वो धारा 18(2)(j) के तहत जारी की गई है। किसके तहत, धारा 18(2)(j) के तहत इसको जारी की गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 41 है ये कह रहा है कि 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं। तो हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उन 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे सिनाप्से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनाप्से कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है इसमें दिया है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। क्या ये दोनों आपस में संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 156 है वो राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करता है। जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल। क्या ये दोनों आपस में संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं, क्योंकि अनुच्छेद 153 कार्यकाल के बारे में बात करता है। ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। क्या ये आपस में संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार का बात करता है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही सुमेलित है। जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। क्या हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 155 है इसमें राज्यपाल को हटाने की बात की गई है, तो नहीं। 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। किसके बारे में, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है, न कि हटाने के बारे में। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये सही सुमेलित नहीं है। और ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 43 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से कोई भी बॉडी धनावेशित हो जाती है। यहाँ पर शरीर हिंदी में लिख दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में शरीर नहीं, ये बॉडी होता है। बॉडी का मतलब पिंड, कोई भी पिंड जो है उससे कौन सा कण निकल जाए कि वो जो है वो धनावेशित हो जाता है। ऐसा कौन सा कण है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसीलिए जब किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कैसा चार्ज हो जाता है, तो उस पिंड पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें कि अगर किसी पिंड से प्रोटॉन अगर निकल जाता है तब उस पर कैसा चार्ज होगा, तो वो जो है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है और जब ये किसी पिंड को छोड़ेगा तो जो पिंड है वो ऋणावेशित हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग कि न्यूट्रॉन किसी पिंड से निकल जाए तब क्या होगा, तो न्यूट्रॉन के निकलने से कोई भी चार्ज उस पर नहीं लगने वाला है, ना ही पॉजिटिव लगेगा ना ही नेगेटिव लगेगा, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए आए या जाए इससे चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 44 है, ये कह रहा है कि किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वो कौन सा था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग था इसी के समय में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई इन तीनों जगहों पर जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 45 है, ये कह रहा है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया, तो 63वें बैठक की अध्यक्षता के लिए भारत देश को नामित किया गया। किसे, भारत को नामित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही होगा। और आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है इसका 63वां जो बैठक है वो कहाँ पर होने वाला है, तो ये जो है वो भारत में आयोजित होने वाला है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 46 है, ये कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा राजमार्ग है। तो बिहार में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH31 है। कौन सा है, NH31 है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो NH31 है ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, तो ये जो है वो यूपी के उन्नाव जिले से लेकर के पश्चिम बंगाल के सामसी तक है। कहाँ तक, पश्चिम बंगाल के सामसी तक है। यूपी के उन्नाव से लेकर के पश्चिम बंगाल के सामसी तक ये जो है वो NH31 है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो ये कह रहा है कि शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन का ब्रेक डाउन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा हमारे शरीर के अंदर भोजन का ब्रेक डाउन किया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो ये पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। तो जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसकी रचना जो है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश ये कब प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी 1875 ईस्वी में। कब, 1875 ईस्वी में। और ये जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 49 था वो दिया गया था रीजनिंग से, और इसमें दिया गया है कि जेड जो है वो 52 के बराबर है, ACT जो है वो 48 के बराबर है, तो BAT जो है वो किसके बराबर होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़े ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आप देखिए जो जेड होता है अगर इसका ABCD में आप क्रम देखें तो कौन सा क्रम पे आता है, तो ये आता है 26 नंबर पे, और इसको डिनोट कर रहा है 52 से। किससे डिनोट कर रहा है, 52 से। वैसे ही अगर हम लोग देखें ACT का, तो ये एक इस पर आता है तो 1 नंबर पे, जो C है वो कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, जो T है वो कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे। अगर इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ACT कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 48। तो क्या आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से दोगुना किया गया है, यहाँ से दोगुना किया गया है, और जो क्रम है उसको जोड़ करके दोगुना कर रहा है। तो ठीक यही काम यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे। तो अगर BAT की बात करें तो जो B है वो कितने नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, जो A है वो पहले नंबर पे आता है, जो T है वो 20वें नंबर पे आता है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 23 हुआ। कितना हुआ, 23 हुआ। इसको दोगुना कर रहा है तो यहाँ से हम लोग भी दोगुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 46 हो गया। मतलब कि BAT का मान कितना होगा, 46 होगा, और 46 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 50 है वो ये कह रहा है कि भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा
निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट जो है, इसने भारत में डाटा फॉर पब्लिक गुड्स योजना की शुरुआत की थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट की, कि ये आखिर में है क्या, तो ये जो है वो भारत की एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 8 अगस्त को हुई थी। 8 अगस्त 2020 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो धारा 8 के अंतर्गत की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये धारा 8 की कंपनी है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी और इसी ने डाटा फॉर पब्लिक गुड जो है वो योजना लॉन्च की है। अच्छा, धारा 8 की कंपनियां कैसी होती हैं? तो धारा 8 की कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं, मतलब कि भारत में वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उनका एक खास उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए वो काम करती हैं। और उसी में से एक कंपनी ये भी है, फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केवल 50 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इसलिए बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी ये वीडियो लगी कैसे, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।